तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो भौतिक विज्ञान 346 एफडी की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाए। कितना समय? 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक इसमें आपका 70 नंबर का होने वाला है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द तथा खंड य आपके हो जाएंगे। खंड आपके बहुविकल्पी हैं तथा प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है, और खंड ब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है, और खंड स की बात करेंगे आपका लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के हैं। और खंड द की बात करेंगे आपके लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे। ठीक है। और खंड ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं, और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ आपके हो जाएंगे। खंड अ की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका होता है। एक धातु के गोले की धारिता 1.0 माइक्रोफैरड है, तो उसकी त्रिज्या लगभग कितनी होगी? तो 9 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। कितनी? 9 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। ठीक, चलिए। विद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा हुआ है, तो यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर वी हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ई माइनस वी इंटू आर अपान वी आपका हो जाएगा। प्रतिरोध की बीमा क्या होती है? प्रतिरोध की बीमा आप सभी लोग देख लीजिएगा, एम की पावर 1, यल की पावर 2 और टी की पावर -3 और ए की पावर -2 होती है। ठीक है। समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा 2यल हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 2:1 आपका हो जाएगा। 2:1 आपका हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है वह 90 डिग्री आपका होता है। कितना होता है? 90 डिग्री आपका होता है। खंड ब की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है? तो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर NE आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बराबर NE हो जाएगा। N बराबर Q अपान NE आपका हो जाएगा। N बराबर Q अपान E, यानी 3.2 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी कि N बराबर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 की पावर 19 आपका हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 32, इसको 32 करेंगे, नीचे 16 करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, 16 दूना 32, बचा के आगे ऊपर जाएगा तो आपका 10 की पावर 19 हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आपका हो जाएगा, इंटू 1 वोल्ट। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आपका हो जाएगा। ठीक। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल का क्या अर्थ है? इसकी कोटि भी बताइए। तो शांति काल की बात करेंगे, शांति काल रिलैक्सेशन टाइम। तो किसी धातु चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन धन आयनों के साथ यादृच्छिक संघट्ट करते रहते हैं, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे मध्य समय को शांति काल कहते हैं। 10 की पावर -14 सेकंड की कोटि का होता है। चुंबकशीलता का बेमेल सूत्र की बात करेंगे और मात्रक आपको लिखना है, तो एम की पावर 1, यल की पावर 1, टी की पावर -2, ए की पावर -2 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आपका हो जाएगा। किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक में संबंध आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है और ऊर्ध्व घटक BV तथा नति कोण थीटा है, तो BV बराबर क्या हो जाएगा? BH tan थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है। धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक आपको लिखना है। धारा घनत्व, ध्यान दीजिएगा, वह धारा होती है जो किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहती है। इसका व्यंजक J बराबर AI तथा I धारा और A क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है। खंड श की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु आवेश आपके 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम परस्पर 1.0 मीटर दूरी पर पृथक्कृत हैं। उन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? माना बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तब बिंदु A पर स्थित आवेश के E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
5 इंटू 10⁻⁻19 अपान एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। तब बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ई टू बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10⁻⁻19 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ कैसा रहा है देखिए चित्र में आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा अभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई वन बराबर ई टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻19 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10⁻⁻19 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सरल करने पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान √2 + 1 बराबर 0.41 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है। देखिए सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति निरक्षीय स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बता रहा है, आर बता रहा है, और यहाँ देखिए माइनस और यहाँ क्या है प्लस क्यू है। ठीक है ना, और पूरी दूरी आपकी कितनी है, 2l के बराबर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा pm। तो यहाँ पर माना वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबार्धक बिंदु P स्थित है, तो पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपान AP आपका हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू अपान BP हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी विभव आपका क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2। तो यहाँ पे मान रख देंगे आप, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP, यानी दोनों कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। तो चूंकि AP बराबर BP है, क्योंकि आधी आधी दूरियां हम लिए हैं इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा दीजिए, मात्रक तथा विमीय सूत्र भी आपको लिखना है। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। यहाँ से इसका एसआई मात्रक ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1 है, तथा विमीय सूत्र m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 3 a की पावर 2 है। तो चालकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक, लॉरेंज बल क्या है, इसकी दिशा ज्ञात करने हेतु फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उल्लेख कीजिए। तो लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र की गति करता है तो उस पर कार्यरत बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, और यदि क्यू आवेश वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो वेक्टर F बराबर क्यू इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B F बराबर QV साइन थीटा आपका हो जाएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देखिए, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका ये आएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि हम बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी अंगुली तथा मध्य अंगुली को इस प्रकार समायोजित करें कि अंगूठा दोनों अंगुलियों के लंबवत रहे, तब यदि तर्जनी अंगुली वेक्टर बी को मध्य अंगुली वेक्टर बी से व्यक्त करती है तो अंगूठा धनावेश पर लगने वाले चुंबकीय बल वेक्टर एफ की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो किस पर, ये आपको वेक्टर एफ की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक, तो ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। खंड द की बात करें, खंड द आप देखिए यहाँ पर, गाउस की प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेश चालक तार के समीप r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E का दूरी r के साथ विचरण को ग्राफ द्वारा व्यक्त कीजिए। अथवा गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है आपका, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेलनाकार, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई आपकी हो जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और माना निर्वात में रखे अनंत लंबाई के सीधे चालक तार पर यक्ष वाई पर, मान लीजिए आपका चालक तार है यक्ष वाई। ठीक है ना, तो इस पर क्या कर रहा है उसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। धनावेश संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। हमें इस चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना इस चालक तार की परितः r त्रिज्या तथा लंबाई l की एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ स्थित है।
ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, माना इस चालक तार के परितः r त्रिज्या तथा यह लंबाई की एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ स्थित है। तब बिंदु P पर इस गाउसियन पृष्ठ के वक्री पृष्ठ पर स्थित होगा। तब वक्री पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए आपका हो जाएगा बराबर ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, ई 2πr_l। समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। बेलन के सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 बराबर क्या हो जाएगा, टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी आपका क्या हो जाएगा 2e cos 90 डिग्री। सिरों पर वेक्टर ई लंब किस पर है, डी ए पर लंब है। और तब बेलनाकार गाउसियन सतह से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, φe बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 आपका हो जाएगा, यानी E इंटू 2πr_l प्लस 0 आपका हो जाएगा। φ1 बराबर क्या हो जाएगा, 2πr_l E आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, परंतु गाउस के प्रमेय से φe बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू परिबद्ध नेट आवेश आपका हो जाएगा, यानी कि φe बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू λl आपका हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 से क्या हो जाएगा, E 2πr_l बराबर 1/ε0 लैम्डा एल, यानी कि E बराबर 1/2πε0 λ/r आपका हो जाएगा। वेक्टर रूप में वेक्टर E बराबर 1/2πε0 λ/r इंटू आर कैप, यानी कि E बराबर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। यदि x अक्ष पर दूरी r, y अक्ष पर E लेकर ग्राफ खींचे तो संलग्न ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से किसी व्हीटस्टीन सेतु के संतुलित होने की दशा प्राप्त कीजिए। अथवा में ध्यान दीजिएगा, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा में ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टीन सेतु तथा का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु के संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का नियम क्या हो जाएगा, जटिल परिपथों का विश्लेषण करने के लिए किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम दिए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं, जो कि निम्नवत है। ठीक है ना, प्रथम नियम संधि का नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 डिग्री जीरो आपका हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए केंद्र संधि की ओर आने वाली करंट I5 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और संधि से दूर जाने वाली जो करंटें हैं हमारी I4 हो जाएगा और I3 हो जाएगा। तो अगर हम क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर संधि की ओर आ रहे तो उसको हम प्लस में रखेंगे, अगर दूर जा रहे तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, ठीक, ये मान रखेंगे। देखिए देखिए प्लस I1 प्लस I5 प्लस I1 प्लस I2, ये आपका प्लस में रहेगा, I1 I2 और I5 प्लस में रहेगा, और माइनस I3 माइनस I4 माइनस I3 माइनस I4 ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर I3 प्लस I4 आपका हो जाएगा। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम वोल्टता का नियम आपका हो जाएगा, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधक गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, उस पास या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E आपका हो जाएगा। यानी बंद पास एक में आपका क्या हो जाएगा, देखिए पास यहाँ पे आपका पास बना हुआ है, आप देखेंगे तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बंद पास 2 की बात करेंगे तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2, ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको बंद पास 1 माने, इसको 2 माने, ठीक है, तब आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप बना लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I3 बराबर E2 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। उपरोक्त समीकरणों में I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु की बात करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का चित्र ही आपका है, उसका चित्र नहीं है आपका, इसका चित्र नहीं है, इसमें आप बता रहे इसमें इसी पर आधारित है, ठीक है ना, लेकिन इसका फिगर नहीं, फिगर आपका अलग से बना हुआ है। व्हीटस्टोन सेतु देखिए PQRS तथा यह श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, और चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में जोड़े गए प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजियों K1 व K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस दिशा में
धारामापी संतुलित सेतु अवस्था में होता है। जब कुंजी K1 को दबाकर धारा I प्रवाहित की जाती है तो संधि A पर यह दो भागों I1 व I2 में विभक्त हो जाती है। बंद पास ABDA में द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर जीरो हो जाएगा बराबर, यानी I1P माइनस I2R बराबर 1, समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। बंद पास BCDB में आपका क्या हो जाएगा, I1Q माइनस I2S बराबर 0, यानी कि I1Q माइनस I2S बराबर समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, P/Q अपान बराबर R/S आपका हो जाएगा। अर्थात संतुलित होने की दशा में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यदि सेल तथा धारामापी की स्थितियों को आपस में बदल दें तो सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो संकेंद्रीय समाक्षी समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक दीजिए। अथवा में अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समकक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा समीप रखी कुंडलियों में एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। परस्पर समीप रखी दो कुंडलियों में जब किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाने की घटना अन्योन्य प्रेरण घटना कहलाती है। माना कुंडलियां C1 व C2 जिसमें क्रमशः N1 व N2 के फेरे हैं परस्पर समीप रखी हैं तो कुंडली C1 में धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में बद्ध संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, या N2 phi2 बराबर M I1 आपका हो जाएगा, या M बराबर N2 phi2 अपान I1 वेबर प्रति मीटर एम्पियर आपका हो जाएगा। अब अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली C2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो तो संकेंद्रीय समाक्षी समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक माना दो कुंडलियां C1 व C2 है परस्पर संकेंद्रीय एवं समाक्ष रखी हैं, इनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। तब प्राथमिक कुंडली C1 में धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू N1I अपान 2R1। इसके समीप रखी दूसरी कुंडली में प्रत्येक फेरे में संबंध चुंबकीय फ्लक्स phi2 बराबर B1A2 आपका हो जाएगा, यानी कि म्यू 0 N1I1 phi R2 का स्क्वायर अपान 2R1। तब कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, M बराबर N2 phi2 अपान I1, यानी कि इसको करेंगे तो N2 अपान N1 बार इंटू म्यू 0 N1I1 पाई R2 का स्क्वायर अपान 2R1 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो म्यू N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर अपान 2R1 आपका हो जाएगा। यदि कुंडलियों के बीच क्रोड रखी हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाता है। और लेकिन आंकिक प्रश्न की बात करेंगे, M बराबर 1.5 दे रखा है और DI बराबर कितना दे रखा है 20 एम्पियर और DT बराबर कितना दे रखा है 0.5 सेकेंड। तो E बराबर क्या होता है M इंटू DI अपान DT बराबर D5 अपान DT। तो यहाँ पर रखेंगे D5 बराबर M इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1.5 इंटू 20 यानी कि 30 वेबर आपका हो जाएगा। हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगार्क अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। अथवा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। चित्र जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक समतल तरंगार्क कोण आई झुकाव पर आपतित है। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको फिगर को देखिएगा। ठीक है, आप इसका आप सिर्फ क्या करिएगा, जो आपका हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा इसको, मैं आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, इसमें थोड़ा व्याख्या ज़्यादा है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। जेड और जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ देखिए जेड है और ये जेड डैश है, ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है ना, क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, और जिस पर ए बी एक समतल तरंगार्ग है। ए बी क्या है, एक समतल तरंगार्ग है। ये देखिए ए बी एक समतल तरंगार्ग है। ठीक, और यहाँ पर ए डैश बी डैश आपका ये भी समतल तरंगार्ग आपका बन जाएगा। ठीक, और कोण आई के झुकाव, कोण आई क्या है, इनके झुकाव है, मतलब ये इतना झुका हुआ है फिर ये इतना झुका हुआ है। ठीक है, नहीं आपके झुकाव हैं। ठीक, आगे देखिए पर आपतित है। माना कि टी समय 0 पर, मान लीजिए समय क्या है 0 समय पर तरंगार्ग जेड और जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। मान लीजिए 0 समय पर क्या करता है, तरंगार्ग जो है ये इस पर स्पर्श करता है। माना तरंगार्ग की चाल v है
तब तरंगार्क के बिंदु बी से पृष्ठ के बिंदु ए तक पहुंचने में समय टी लगता है। जैसे तरंगार्क ए बी आगे बढ़ता है वहाँ परावर्तक पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ए व ए डैश के बीच स्थित ये सभी बिंदु नए तरंग स्रोतों का कार्य करते हैं। इनमें नई गोली तरंगाएं सभी दिशाओं से निकलती हैं जो चाल v के माध्यम से फैलती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका चलती है जो टी समय में ए बी डैश बराबर वी टी दूरी तय करती है, परंतु इसी समय टी से तरंगार का बिंदु बी दूरी बी ए डैश चलकर ए डैश को स्पर्श कर लेता है। यहाँ से भी अब द्वितीयक तरंगिका का चलना शुरू हो जाती है। पृष्ठ में आपका क्या हो जाएगा, ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर वी टी आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। बिंदु ए को केंद्र मानते हुए ए बी डैश त्रिज्या एक गोलीय चाप खींचते हैं और ए डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगार्क ए बी आगे बढ़ता है परावर्तक पृष्ठ से ए और ए डैश के बीच स्थित सभी बिंदुओं से एक बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं भी एक साथ ए बी डैश को स्पर्श करेंगी और ए डैश बी डैश सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करती है। हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश ही परावर्तित तरंगार्क है, माना कि यहाँ जेड और जेड को आर कोण पर झुकाव करती है। देखिए इसका कहने का मतलब यह है जैसे कि ये तरंगार्क हमने खींचा तो उसी के आधार पर यहाँ पर भी एक तरंगार्क आपका बनेगा ए डैश बी डैश। यही आपका द्वितीयक तरंगिकाओं का नियम है। ठीक है, हालांकि शब्दों का खेल है, इसमें आपको देखना होगा। तब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश आप उसमें देख लीजिएगा, ए डैश बी डैश ए में भुजा ए डैश उभयनिष्ठ है, तब बी ए बराबर ए बी डैश, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए कोण बी ए डैश कोण बी डैश ए स्पष्ट है कि आपतित तरंगार्क ए बी तथा परावर्तित तरंगार्क ए डैश बी डैश परावर्तक पृष्ठ जेड और जेड डैश के बराबर कोण बनाते हैं। चूंकि तरंगार्क या विलंबवत खींची गई रेखा किरण होती है, अतः आपतित तथा परावर्तित किरणें पृष्ठ जेड और जेड पर खींचे गए विलंब से भी बराबर कोण बनाती है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर आपका हो जाएगा। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। ए बी और ए डैश बी डैश था जेड जेड डैश कागज के तल में है, इन पर खींचे गए विलंब की भी एक तल में होंगे। इस प्रकार आपतित किरण परावर्तित किरण था आपतन बिंदु विलंब तीनों एक ही तल में है। यही परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है, आगे चलेंगे। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए, आपको यहाँ पे करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, दिखाइए कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका ध्यान दीजिएगा, दिखाइए कि यंग के दुख रेखाचित्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। कला संबंध की बात करेंगे तो ऐसे तरंग स्रोत जिनसे चलकर किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, इसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फ्रिंज चौड़ाई की बात करेंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप में एकांतर क्रम में कुछ दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां बनती हैं, तब किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त तथा दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों का अंतर फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। इसे कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपान डी आपका हो जाएगा। यदि लाल रंग के बजाय नीले रंग का प्रकाश प्रयोग करें तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। फ्रिंजों की चौड़ाई किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज चौड़ाई बीटा दीप्त कहते हैं। इसी प्रकार किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई बीटा अदीप्त कहते हैं। यदि केंद्रीय फ्रिंज एनवी तथा एन प्लस वन दीप्त फ्रिंजों की दूरी क्रमशः y1 दीप्त तथा yn प्लस वन दीप्त हो तो y1 दीप्त आपका क्या हो जाएगा, एन डी फाई अपान डी डी लैम्डा अपान डी, यानी कि yn प्लस वन दीप्त आपका हो जाएगा। इसे n प्लस वन डी लैम्डा अपान डी आपका हो जाएगा। तब बी दीप्त बराबर क्या हो जाएगा, yn प्लस वन दीप्त माइनस yn दीप्त आपका हो जाएगा। यहाँ से अथवा आप लिख सकते हैं n प्लस वन डी अपान डी लैम्डा अपान डी माइनस एन डी लैम्डा अपान डी बराबर डी लैम्डा अपान डी आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि केंद्रीय फ्रिंज में एनवी तथा एन प्लस वनवी अदीप्त फ्रिंजों की दूरियां क्रमशः वाई एन अदीप्त तथा वाई एन प्लस वन अदीप्त हो तो वाई वन अदीप्त बराबर एन माइनस वन अपान टू डी लैम्डा अपान डी आपका हो जाएगा। वाई एन प्लस वन अदीप्त हो जाएगा तो एन प्लस वन माइनस वन अपान टू डी लैम्डा अपान डी एन प्लस वन अपान टू डी लैम्डा अपान डी आपका हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बीटा अदीप्त बराबर वाई एन प्लस वन अदीप्त माइनस वाई एन अदीप्त आपका हो जाएगा। तो बीटा अदीप्त बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपान टू डी लैम्डा अपान डी माइनस एन माइनस वन अपान टू डी लैम्डा अपान डी बराबर डी लैम्डा अपान डी समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि एक वर्णी प्रकाश से उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई
समान है अथवा फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर बीटा दीप्त बराबर बीटा अदीप्त बराबर डी लैम्डा अपान डी, समीकरण नंबर 3 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 यंग के द्वितीय रेखाचित्र प्रयोगों में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। नोट, प्रयोग में बीटा डी तथा डी नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए A1 तथा A2 आयामों तथा समान आवृत्ति की तरंग के अध्यारोपण के उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जहां फाई क्या है, तरंग के बीच कलांतर है। माना समान आवृत्ति की दो प्रगामी प्रकाशीय तरंगें किसी माध्यम में संचरित है जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं। इन तरंगों को किसी समय t पर विस्थापन के समीकरण निम्नलिखित है। y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आपका हो जाएगा और y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई आपका हो जाएगा। ये तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई परस्पर अध्यारोपित होती हैं और फाई तरंगों के मध्य कलांतर ओमेगा बराबर 2 पाई एन बराबर 2 पाई अपान टी आपका कोणीय आवृत्ति है। यहाँ एन तरंगों की आवृत्ति एवं कैपिटल टी आवर्तकाल है। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के परिणामी वाई विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई आपका हो जाएगा। A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई आपका हो जाएगा। अब ये देखिए आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना, तो ये आप फार्मूले पर आप रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फार्मूला कौन लगाया गया है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाया गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका फार्मूला लगाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें फार्मूला लगाया गया है, इसमें, ठीक है ना, इसमें आपका फार्मूला लगाया गया है। इसमें क्या फार्मूला लगाया गया है, तो इसमें लगाएंगे तो देखिए साइन A2 आपको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, मतलब A2 साइन ए को ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आपका हो जाएगा इंटू ये आपका दूसरा मानेंगे तो कास फाई आपका हो जाएगा प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको कास में बदल देंगे और प्लस साइन इंटू साइन फाई आपका हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर ए कॉस थीटा, यानी कि A2 साइन फाई बराबर ए साइन थीटा, समीकरण नंबर 4 आपका हो जाएगा। और y कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा आपका हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। ठीक, समीकरण नंबर 5 परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है जिसमें ए परिणामी तरंग का आयाम थीटा प्रारंभिक कला कोण है। 3 और 4 से सॉल्व करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वर्ग करके जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आपका हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मान 1 हो जाएगा प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर बराबर 2A1 A2 कॉस फाई, समीकरण नंबर 6 आपका हो जाएगा। परिणामी आयाम की बात करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई आपका हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि n इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले प्रकाश फोटान की तरंगदैर्घ्य एक यानी कि क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,375 बटे n एंगस्ट्रॉम आपका है। ये आपको सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ई बराबर क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ई ऊर्जा वाले फोटान की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, hc अपान ई। एच बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और सी का मान कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई वी और n इंटू 1.6 इंटू 10⁻10 जूल आपका हो जाएगा और लैम्डा मीटर में है तो 6.6 इंटू 10⁻34 3 इंटू 10⁸ और n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12,375 इंटू 10⁻10 अपान n, यानी कि क्या हो जाएगा, 12,375 बटे n आपका हो जाएगा। कीजिए कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य की फोटान संवेग p बराबर लैम्डा h अपान लैम्डा होता है। फोटान ई बराबर hc अपान लैम्डा, समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से ई बराबर mc स्क्वायर, ठीक है,
और संवेग P बराबर mc आपका हो जाएगा, और mc स्क्वायर अपान सी यानी कि E अपान सी आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने पर P बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपान लैम्डा इंटू 1/c, या P बराबर एच अपान लैम्डा। ठीक है। हाइड्रोजन के बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए, अथवा हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटॉन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n बराबर 3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। ऊर्जा स्तर आरेख में इन संक्रमण को दिखाइए। आपतित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा की गणना कीजिए। उपरोक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखांश की संभावना है, आपको ये बताना है। ठीक, देखिए एच बराबर कितना दे रखा है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सी बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। हाइड्रोजन का बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लघु उत्तरी आपको ऊपर देख लीजिएगा। अंकित देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n स्क्वायर, n बराबर 1, n बराबर 3 तक विभिन्न अवस्थाओं की ऊर्जाएं E1 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 4 बराबर -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। यहाँ से E3 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 9 यानी कि बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख का संक्रमण n बराबर 1, n बराबर 3 चित्र में दर्शाया गया है। तो परमाणु का आपतित फोटॉन की ऊर्जा डेल्टा E बराबर E3 माइनस E1 यानी कि आपका हो जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच सी अपान डेल्टा ई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, सी का मान 3.0 इंटू 8, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1023 एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। उपरोक्त संक्रमण में 2 उत्सर्जन रेखाओं की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एच परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए, अथवा किसी उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की द्विबौगली तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो प्लांक नियतांक H बराबर कितना दे रखा है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है आपका। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg आपका हो जाएगा। एच परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर RHC अपान n स्क्वायर इंटू EV आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा U बराबर 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 10⁻3.4 बराबर -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। के बराबर -E यानी कि माइनस इंटू -3.4 यानी कि +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की द्विबौगली तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, एच बराबर लैम्डा बराबर HP आपका होता है 2H2M के, यानी कि 6.62 इंटू 10⁻342 इंटू 9.1 10⁻31 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये आप इसका मान अलग है, ये 10⁻34 है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 10⁻31 और 3.4 इंटू 6 1.6 इंटू -19 गुलाम यहाँ पर आपका होगा। सॉल्व करेंगे तो 6.6 इंटू 1063 एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्नानुसार NEN स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 13.6 अपान 3.4 बराबर 4, अथवा n बराबर 2 आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH अपान 2 पाई, तो 2 इंटू 6.6 2 इंटू -34 2 इंटू 3.14 यानी कि 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आपका हो जाएगा। खंड य की बात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र E आपका हो जाएगा। तो r दूरी पर विचरण ग्राफ को दर्शाइए, अथवा 2 न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे वेक्टर P से दर्शाते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है तथा इसके बीच की दूरी 2L हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर 2 इंटू
Q इंटू 2L आपका हो जाएगा। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर था, बीमी सूत्र LTA है, ठीक है। और यहाँ एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अच्छी स्थिति अंदर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ से देखिए -Q से +Q आपका हो जाएगा, B से यानी 2L आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और माना एक वैद्युत ध्रुव AB परावर्तांक K वाले माध्यम में स्थित है, इसके आवेशों के बीच +Q तथा -Q आवेश की दूरी पर दूरी L है। तो मध्य बिंदु M से R दूरी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान AP स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, यानी A से P की ओर -Q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान BP स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E1 माइनस E2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रखेंगे Q अपान, देखिए दोनों का मान इसमें कॉमन है तो उसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2PR अपान R स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका बच गया, यानी कि यल इज मच लेस देन R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये बहुत ही कम है R से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P अपान R क्यूब आपका हो जाएगा। E व R के मध्य ग्राफ एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब के, ठीक। E का मान 2N अपान 2 न्यूटन प्रति कूलाम, थीटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री और P बराबर 1 कूलाम मीटर। तब बल आघूर्ण टाउ बराबर P E साइन थीटा, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 1/2 बराबर 1 न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए विभव मापी का सिद्धांत, ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध यक्ष है और बैटरी में ली गई धारा और प्रतिरोध यक्ष में धारा, ये आपको ज्ञात करनी है सब में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए उसको करते हैं अच्छी तरीके से। विभव मापी का सिद्धांत लिखिए, परिपथ आरेख की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। निम्न परिपथ में मीटर से संतुलन की अवस्था में तो सेतु का तार प्रतिरोध 1 ओम सेंटीमीटर है, तब ज्ञात कीजिए। अज्ञात प्रतिरोध यक्ष आपको निकालना है, बैटरी से ली गई धारा निकालनी है और प्रतिरोध में धारा आपको यक्ष में धारा निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, विभवमापी का सिद्धांत, जब किसी विभवमापी में तार में विभव प्रवणता के नियत है तो बिंदुओं P व Q के बीच विभवांतर Vp माइनस BQ बराबर क्या हो जाएगा KL, जहां L क्या है, संतुलन बिंदु है, J धन सिरे से A सिरे की दूरी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक दिखाएं गए प्रतिरोध में विभवमापी में तार AB के सिरों पर एक बैटरी B1 कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RS जुड़े हैं। इस मुख्य परिपथ की सहायता से तार को आवश्यक विभव प्रवणता K प्रदान की जाती है, ठीक है। अब कुंजी K2 को खुला रखते हैं, या इसको खुला रख देंगे तो जॉकी को सिरे A से B की ओर धीरे धीरे विस्थापित करते हैं। तब यदि प्राप्त संतुलन लंबाई L1 हो तो प्रायोगिक सेल की विद्युत वाहक बल E बराबर KL1 आपका हो जाएगा, ठीक। अब कुंजी K2 को बंद करके जॉकी को पुनः धीरे धीरे A से B की ओर विस्थापित करते हैं और इस दशा में प्राप्त संतुलन बिंदु को सिरे A से दूरी L2 के, तब सेल का टर्मिनल विभवांतर वेक्टर V मतलब V हो तो R का मान रखते हैं KL2 बराबर E अपान V बराबर L1 अपान L2 आपका हो जाएगा। चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू E अपान V माइनस 1, यानी R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपान L2 माइनस 1 आपका हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। आंकिक प्रश्न, सेतु संतुलित है अतः x अपान 3 बराबर 40 अपान 60, यानी कि x बराबर 2 ओम आपका हो जाएगा। चूंकि सेतु संतुलित है, धारामापी का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा, तब बिंदुओं A व B के बीच ऊपरी तथा निचली शाखाएं समांतर क्रम में होंगी। ऊपरी शाखा का प्रतिरोध x+3 यानी कि 2+3 यानी 5 ओम होगा। निचली शाखा का प्रतिरोध AB प्रतिरोध यानी 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा 100 ओम। तो RAB बराबर 5 इंटू 100 अपान 5 प्लस 100 यानी कि 100 अपान 21 ओम। तब बैटरी से ली गई धारा E अपान RAB यानी कि 6 अपान 100 अपान 21 यानी कि 1.26 एम्पियर आपका हो जाएगा। तब बिंदुओं A व B में बीच आपका I1 इंटू 5 बराबर I माइनस I1 इंटू 100 यानी कि 105 I1 बराबर 100 I बराबर 100 इंटू क्या हो जाएगा 1.26 बराबर 126 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I1 बराबर 126 बटे 105 यानी 1.2 एम्पियर और ध्यान दीजिएगा x बराबर x में धारा 1.2 एम्पियर आपका हो जाएगा। बायोसेवर्ट का नियम ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा,
ठीक है। और हालांकि जो भी आपके लिए सारी चीज़ें रहेंगी, जो आपके लिए मतलब डेरिवेशन रहेगा, और डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आप फार्मूला भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, दो लंबे समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक दीजिए। व्यंजक की सहायता से एम्पियर की परिभाषा दीजिए। निम्न में चित्र में दो लंबी समांतर पटरियों के बीच दूरी L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। पटरियां नियत धारा स्रोत I से जुड़ी हैं। यम द्रव्यमान का एक तार पटरियों पर फिसल सकता है। तार का पटरियों के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। तो ध्यान दीजिएगा, म्यू का न्यूनतम मान क्या हो जिससे तार पटरियों पर न फिसले। यदि म्यू का मान आधा हो जाए तो तार की गति कैसी होगी। अथवा दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बायोसेवर्ट का नियम, तो किसी चालक के अल्पधारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, और डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के, और डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के होगा। तो यहाँ पे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई, ये नियतांक है आपका, आई डी एल साइन थीटा अपन r² आपका हो जाएगा। म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है, थीटा क्या है, धारा है, अवयव और सदिश स्थिति में वेक्टर आर के बीच बना कोण आर आपका चालक के बिंदु की दूरी है, ठीक है ना। वेक्टर रूप वेक्टर डी बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई डी एल वेक्टर इंटू वेक्टर आर 4 पाई r³ आपका हो जाएगा, ठीक है। इसकी दिशा दक्षिणावर्त पेंच के नियम दाएं हाथ की हथेली के नियम 1 से दी जाती है। दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच बल माना, दो लंबे सीधे चालक यक्ष तथा वाई परस्पर r दूरी पर है तथा निर्वात में समांतर स्थित हैं, तो माना दो चालकों में वैद्युत धाराएं I1 व I2 तथा इनकी दिशा में चालक पर यक्ष के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर यानी B1 बराबर म्यू 0/4 पाई 2I1/r। जब बिंदु P पर चालक Y कागज के तल के चालक X के समांतर रखा है, तब चालक Y की लंबाई L पर लगने वाला बल F21 बराबर क्या हो जाएगा, B1I2 L sin 90 डिग्री, यानी B1I2 L आपका हो जाएगा। F21 पर म्यू 0/4 पाई 2 या I1I2 L/r, यानी कि चालक X की ओर, ठीक है। और इसी चालक पर यक्ष पर चालक Y कारण लगने वाला बल F12 बराबर म्यू 0/4 पाई 2 या I1I2 L/r, यानी चालक Y की ओर आपका हो जाएगा। दोनों चालकों के बीच परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है। धारा प्रवाह परस्पर विपरीत हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। एम्पियर की परिभाषा I1 बराबर I2 बराबर 1 आपका हो जाएगा। एम्पियर R1 बराबर 1 मीटर हो तो F/L बराबर म्यू 0/2 पाई बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर आपका हो जाएगा। एक एम्पियर ध्यान दीजिएगा, वैद्युत धारा है, तो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो सीधे लंबे समांतर धाराओं के प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर ILB साइन थीटा 90 डिग्री, और F ILB दाईं ओर आपका हो जाएगा। चूंकि तार न फिसलने की स्थिति में तार पर घर्षण बल बराबर तार पर लगने वाला चुंबकीय बल म्यू मिनिमम बराबर mg बराबर ILB आपका हो जाएगा। यानी म्यू मिनिमम बराबर ILB/mg, यानी म्यू बराबर I मिनिमम बराबर 2 हो जाए। तार पर बाईं ओर लगने वाला घर्षण बल F बराबर म्यू mg बराबर म्यू मिनिमम/2 mg, यानी F इज लेस देन F आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, F नेट बराबर Fm माइनस F, यानी ILB माइनस म्यू मिनिमम/2 mg, यानी ILB माइनस ILB/2। यहाँ पे F नेट बराबर ILB/2 आपका हो जाएगा। तब तार में उत्पन्न त्वरण A बराबर F नेट/m बराबर ILB/2m आपका हो जाएगा। तार पर नियत त्वरण बाईं ओर फिसलता रहेगा, ठीक है। आगे चलेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो, इसके आधार पर स्वप्रेरण को समझाइए। लंबी धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। दो कुंडलियों को स्वप्रेरकत्व L1 बराबर 8 मिली हेनरी, L2 बराबर 2 मिली हेनरी है, तो किसी क्षण दोनों कुंडलियों में धारा समान दर से बढ़ रही हो तो उसको दी गई शक्ति समान है, तो इन पर कुंडलियों के बीच किसी क्षण निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा और संचित ऊर्जा। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व आपका कितना, L बराबर म्यू 0 n² AL, जहाँ L क्या है, परिनालिका की लंबाई, A परिच्छेद क्षेत्रफल, और n² इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं।
इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रश्नानुसार यल बराबर 80 मिली हेनरी यानी 8 × 10⁻² हेनरी। डेल्टा आई बराबर 5 - 0 यानी 5 एम्पियर। ई बराबर 400 वोल्ट। डेल्टा टी आपको निकालना है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर एल इंटू डी आई पान डी टी। तो 400 बराबर 8 × 10⁻² × 5 पान डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर 10⁻³ सेकेंड यानी कि 1 मिली सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका स्वप्रेरण आप लिख लीजिएगा। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः कुंडली के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है। ठीक है, जो कि भाग 1 में आपको दिखाया गया है। धारा के मान में जब परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन होता है। तब फैराडे के नियमानुसार कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा भी बहती है। ठीक है, मुख्य धारा के बढ़ने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है और मुख्य धारा के घटने पर प्रेरित विद्युत धारा मुख्य धारा के अनुदिश प्रवाहित होती है। अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की यह घटना जिसमें कुंडली के धारा परिवर्तन करने पर कुंडली में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, स्वप्रेरण कहलाती है। लंबी धारावाही परिनालिका का सर्वप्रकृत माना एक लंबी वायु क्रोड परिनालिका की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल एन तथा प्रेरित धारा आई है। तब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर μ0 NI/L आपका हो जाएगा। तब परिनालिका के प्रत्येक फेरे में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर BA बराबर μ0 NI/A आपका NI/L हो जाएगा। तब परिनालिका के सभी फेरों को चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, N फाई बराबर μ0 N² IA/L आपका हो जाएगा। तब धारावाही लंबी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व L बराबर N फाई/I या L बराबर μ0 N² A/L आपका हो जाएगा। यदि परिनालिका के क्रोड के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ रख दे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा यानी L बराबर μ N² A/L आपका हेनरी आपका हो जाएगा। N बराबर NL रखने पर यहाँ पे मान रखेंगे तो μ N² AL आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर LdI/dt यानी dI/dt समान है तो E1/E2 बराबर L1/L2 यानी 8/2 यानी कि 4:1 आपका हो जाएगा। PEI जब नियत है तो E1I1 बराबर E2I2 यानी कि 1/4 यानी कि 1.1/4 आपका हो जाएगा। और ऊर्जा की बात करेंगे हाफ LI² यानी कि E1/E2 बराबर L1/L2 I1/I2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1.4 ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह फुल सोल्यूशन आपका मॉडल पेपर है। ठीक है ना, फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन है। तो आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।